गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 चल रही है और यूनिट 3 में हम महासभा कर रहे हैं। आज हम करेंगे महासभा में आयोग एवं समूह और इसी के साथ हम करेंगे शांति के लिए एकता प्रस्ताव। कोलिएशंस एंड ग्रुप्स इन द जनरल असेंबली। महासभा एक संसदीय निकाय की भांति है और क्योंकि वहां पर एक अपरिपक्व दलीय व्यवस्था भी प्रभावी रहती है। अपरिपक्व दलीय व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि जो पार्टी सिस्टम आपने फर्स्ट ईयर में किया था कि पार्टी सिस्टम क्या होता है कि जिसमें जो पार्टियां होती हैं किसी भी देश के अंतर्गत कौन कौन सी होती हैं, राष्ट्रीय होती हैं, क्षेत्रीय होती हैं, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि महासभा भी एक, जैसे हमने कहा था, विश्व संसद के समान है क्योंकि सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि यहाँ पे शामिल होते हैं और उनको एक वोट देने का अधिकार है और ये निर्णय लिए जाते हैं जो राष्ट्रों के बीच में मध्य में विवाद होते हैं, चाहे सीमा विवाद है, चाहे किसी प्रकार का विवाद है, क्योंकि शांति की स्थापना के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी। क्योंकि वहां पर एक अपरिपक्व दलीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सदस्य हैं, राज्य हैं, वो निरंतर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं और उनमें पर्दे के पीछे और खुले रूप में विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श होता रहता है। तो सदस्य राज्य अपने समान दृष्टिकोण वाले जो दूसरे राज्यों के सहयोग से अन्य राज्यों को अपने मत के पक्ष में लाने के लिए गतिविधियां प्रयुक्त करते रहते हैं। कभी पहले सुनिश्चित समय पर योजना अनुसार परामर्श किया जाता है तो कभी अनौपचारिक रूप से परामर्श की यह प्रक्रिया जाती रहती है। जैसे स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब कोई मिलता है तो पहले तो जो काम की बातें होती हैं वो करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे के बारे में जानना शुरू कर देते हैं और फैमिली हो जाते हैं और जिस समस्या के बारे में वो बात करते हैं उसके अलावा भी उनकी जो आपस में कोई समस्या आ जाती है तो उनको भी वो समाधान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं या किसी भी और माध्यम से समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार से जब ये राज्यों के प्रतिनिधि वहां पर इकट्ठे होते हैं तो जो औपचारिक रूप से जो समस्याएं हैं उन पर तो विचार विमर्श करते ही हैं, लेकिन लंच टाइम में या वैसे भी जब ये मिलते हैं तो अपनी जिस प्रकार का जिनका जो विचार होता है उसी दृष्टिकोण वाले अगर लोग उनसे मिलते हैं तो वो इस प्रकार के अन्य जो उनकी गतिविधियां होती हैं देशों की, उनके बारे में भी विचार विमर्श करते रहते हैं और राज्यों को अपने मत के पक्ष में लाने के लिए तैयार रहते हैं। तो कभी पहले सुनिश्चित समय पर जो योजना अनुसार परामर्श किया जाता है तो कभी अनौपचारिक रूप से परामर्श की प्रक्रिया जारी रहती है। यह प्रयास किया जाता है कि जो पारस्परिक विचार विमर्श के द्वारा एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जाए या प्रयत्न किया जाए, मित्रों तथा अन्य सदस्यों को अपने पक्ष में प्रभावित किया जाए तथा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर जो दलीय व्यवस्था है वो अपरिपक्व इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर दलीय व्यवस्था से ऊपर उठकर भी लोग कार्य करते हैं कि जिस विचारधारा के होते हैं उसी विचारधारा से रिलेटेड वो अपनी बातें करते हैं। महासभा के राज्यों के जो समूह हैं, ग्रुप्स हैं, संयोग अथवा गठबंधन या कोलिएशंस की हम बात करें, जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का कि कोलिएशंस एंड ग्रुप्स इन द जनरल असेंबली, तो महासभा के राज्यों के समूह, संयोग अथवा गठबंधन, गुट आदि निरंतर सक्रिय रहते हैं। आलोचकों का कहना है कि इन समूहों, संयोगों और गुटों की गतिविधियों के कारण जो महासभा है उसके द्वारा किसी निष्पक्ष निर्णय पर पहुंचना कई बार कठिन हो जाता है। यह आरोप यद्यपि किसी सीमा तक सत्य भी है, तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि महासभा कोई दार्शनिकों या वैज्ञानिकों का निकाय नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है और न ही न्याय की खोज करने वाला कोई न्यायिक संस्थान है। यह तो एक राजनीतिक संस्था है, पॉलिटिकल बॉडी है जो विभिन्न समस्याओं का संभावित समाधान खोजने का प्रयत्न करती है और देखती है कि किस प्रकार समस्या के समाधान में सदस्यों का बहुमत प्राप्त किया जाए। तो महासभा के प्रस्तावों में राज्यों के प्राय निम्नलिखित 4 वर्गों का उल्लेख रहता है। सबसे पहले नंबर पर है लैटिन अमेरिकन राज्य, दूसरे नंबर पर अफ्रीकी तथा एशियाई राज्य, तीसरे नंबर पर पूर्वी यूरोप के राज्य और चौथे नंबर पर आते हैं पश्चिमी यूरोप तथा अन्य राज्य। तो राज्यों के इन वर्गों के जो अलग अलग अथवा एक दूसरे से मिलकर समय समय पर विभिन्न समूह विकसित होते रहते हैं। ये था आपका कि महासभा में जो आयोग हैं या समूह हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो हमने इनको जोन्स में बांट लिया, 4 वर्गों में बांट लिया कि लैटिन अमेरिकी की जो राज्य हैं उनकी नीतियां उसी तरह की रहती हैं और अफ्रीकी और एशियाई राज्यों की अपनी जो समय सीमा है, उनका जो परिस्थितियां हैं, उनका जो वातावरण है, उनकी वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अनुसार वहाँ पर समस्याएं और उनकी अपने जो हैं विषय वो मौजूद रहते हैं।
उसी प्रकार से पूर्वी यूरोप के राज्य हैं और पश्चिमी यूरोप के अन्य राज्य हैं। तो इस प्रकार समय समय पर अन्य और भी समूह अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग वर्गों के वहां पर इकट्ठे होते रहते हैं और कई बार ये बन जाते हैं और इस प्रकार ये अपने हित साधने में आपस में भी कई बार आयात निर्यात करने के, कोई और तरह के गठबंधन बनाने के या किसी भी रूप में अपने नागरिकों का विकास करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं शांति के लिए एकता प्रस्ताव की। यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार यद्यपि जो सुरक्षा परिषद को महासभा की अपेक्षा अधिक शक्तियां और अधिकार प्रदान किए गए थे, तथापि गुटबंदी और शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद महाशक्तियों के बीच एक युद्ध क्षेत्र मात्र बनकर रह गई। जैसे आपने देखा था कि जो विश्व की महान शक्तियां हैं उन्होंने वीटो पावर ली थी और वे सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। और इस प्रकार से ये देखा कि जब भी आपने सदस्यता लेने से संबंधित बातें देखी थी कि किस प्रकार से अगर रूस अपने जो साम्यवादी देश हैं उनको सदस्य बनाना चाहता था तो अमेरिका वीटो पावर कर देता था, और अगर अमेरिका यूरोप के देशों को सदस्य बनाना चाहता था तो रूस वीटो पावर कर देता था। तो इस प्रकार क्या हुआ कि रूस और अमेरिका में जैसे जो गुटबंदी चल रही थी या कोल्ड वार चल रहा था, इन सब के कारण क्या हुआ कि जो सुरक्षा परिषद थी वो महाशक्तियों के बीच एक युद्ध क्षेत्र बनकर रह गई थी। महाशक्तियों के द्वारा वीटो पावर का निरंतर प्रयोग से विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के कार्यों में बाधा पड़ने लगा। अब सदस्य राज्यों की आशा का केंद्र कौन रह गया? महासभा रह गई। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कोरिया संकट का सामना करने के लिए शांति का एकता प्रस्ताव 1950 पारित किया गया। यानी उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई एक रास्ता निकाला जाए ताकि समस्याओं का समाधान किया जाए, विश्व शांति को स्थापित किया जाए, युद्धों को रोका जाए। और उसी समय 1950 में ही उनके सामने जो संकट आया वो था कोरिया संकट। तो इस बीच रास्ता निकालने के लिए एक रास्ता निकाला गया, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। तो ये 1950 में पारित किया गया था। अब ये शांति के लिए एकता प्रस्ताव क्या था? आप इसको इस प्रकार से देखोगे कि शांति को खतरा, शांति भंग अथवा आक्रमण की विभीषिका के संबंध में स्थायी सदस्यों के एक मत ना होने के कारण यदि सुरक्षा परिषद कार्य संचालन में असफल रहे तो महासभा तुरंत ही उस विषय पर वाद विवाद कर सकती है, सामूहिक कदम उठाने के लिए उचित सिफारिश कर सकती है और शांति भंग होने एवं आक्रमण होने की अवस्था में शक्ति के प्रयोग की सिफारिश कर सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनी रहे। तो इसमें आपने क्या देखा कि जैसे हमने कहा था कि सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो स्थायी सदस्य थे वो अपनी वीटो पावर का प्रयोग करते रहते थे। तो फिर क्या हुआ कि ये तय किया गया कि यदि स्थायी सदस्य किसी भी विषय के ऊपर जो कि शांति को खतरा या शांति भंग या आक्रमण की विभीषिका के संबंध में कोई विचार है तो उस पर अगर स्थायी सदस्य एकमत नहीं है तो क्या किया जाएगा? महासभा क्या करेगी? शांति संचालित करने के लिए तुरंत उस पर वाद विवाद करेगी, यानी वो कर सकती है और सामूहिक कदम उठाने के लिए उचित सिफारिश भी कर सकती है और शांति भंग होने और आक्रमण होने की अवस्था में शक्ति के प्रयोग की सिफारिश कर सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो महासभा का अधिवेशन न होने की स्थिति में किन्हीं 7 सदस्यों के मतदान से सुरक्षा परिषद को अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकतर सदस्यों की प्रार्थना पर 24 घंटे के अंदर संकटकालीन विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये शांति एकता प्रस्ताव पास किया गया था कि जिसमें यह था कि जो महासभा है वो तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले लेगी। इस प्रस्ताव के अंतर्गत तनाव वाले क्षेत्रों की स्थिति का निरीक्षण करके रिपोर्ट देने के लिए 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग यानी पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन की व्यवस्था की गई। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अब महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु सैनिक कार्रवाई कर सकती है। इस प्रस्ताव से जो अधिकारों का प्रयोग किया गया महासभा ने वो अनेक बार किया और अनेक झगड़ों का समाधान भी किया गया। अब कौन कौन से झगड़ों का इसने निपटारा किया था वो कौन कौन से हैं? जैसे इसमें कोरिया संकट 1950 का, स्वेज नहर संकट 1956, हंगरी समस्या 1956, कांगो की समस्या 1960, अरब इजराइल संकट 1967 और भारत पाक युद्ध 1971 तथा अफगानिस्तान संकट 1983 आदि शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि कितने संकट विश्व के ऊपर आए जो कि हो सकता था कि ये विश्व युद्ध में बदल जाते या आपस में और देशों को अपनी चपेट में ले लेते या उनके ऊपर प्रभाव डालते। तो महासभा ने एक बीच का रास्ता अपनाया कि सुरक्षा परिषद अगर महाशक्तियों का गढ़ बन गया है और वो निर्णय नहीं ले पा रही है तो महासभा ने इस प्रकार से एक आयोग बनाया 14 सदस्यीय कि ताकि वो ये देखेगा, निरीक्षण करेगा कि संकट कहाँ है और किस प्रकार से उसके लिए हम सिफारिशें प्रस्तुत कर सकते हैं और उनको
संकट को दूर करके विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रस्ताव के पास होने के परिणाम स्वरूप महासभा की शक्तियों और गौरव में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। मार्गेंथो ने कहा था कि एकता का जो प्रस्ताव है वो सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के निमित्त मुख्य अभिकरण के रूप में महासभा को शक्तिशाली बनाने का प्रयास है। यानी महासभा को इसने शक्तिशाली भी बनाया, क्योंकि अब जो देश थे विश्व के, जो इसके सदस्य राज्य थे, उनको एक आशा बंधी किस प्रकार के संकट को दूर किया जा सकता है कि हमें केवल महाशक्तियों की तरफ ही देखने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का समर्थन करते हुए ईगल्टन ने भी लिखा है कि शांति के लिए प्रस्ताव ने महासभा को बाध्यकारी कार्रवाई करने के योग्य बना दिया, उसके कार्यों तथा उत्तरदायित्वों को अधिक विस्तृत बनाया और इस प्रकार उसकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगाए। ये जितने भी कोटेशंस हैं आप इनको इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन करोगे। तो ईगल्टन क्या कहता है कि शांति के लिए जो प्रस्ताव है, एकता का जो प्रस्ताव है, वो क्या है, वो महासभा को उसने क्या बना दिया, बाध्यकारी कार्रवाई करने के योग्य बना दिया। क्योंकि पहले हमने देखा था कि कोई इस प्रकार की संयुक्त राष्ट्र संघ के पास बाध्यकारी शक्ति नहीं है कि वो देशों से उनके ऊपर कुछ दबाव बना सके कि वो सहायता करेंगे उस देश की जिसके ऊपर संकट आया हुआ है। तो इसको बाध्यकारी जो शक्तियां थी वो भी कुछ मिली और सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था के निमित्त इसने महासभा को शक्तिशाली भी बनाया और उत्तरदायित्वों को और अधिक विस्तृत कर दिया गया, कार्यों को अधिक विस्तृत कर दिया गया जो राज्यों के कार्य थे और राज्यों का जो उत्तरदायित्व था, और इसी प्रकार महासभा की प्रतिष्ठा को भी चार चांद लग गए। तो महासभा ने इस प्रस्ताव के अंतर्गत कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। अब हम आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, निष्कर्ष। तो महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण, ओपन कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसकी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुडरिच ने क्या कहा, गुडरिच के मतानुसार महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं बल्कि उसने अपने आप को निर्णय लेने के योग्य भी प्रमाणित कर दिया। विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। न्यायाधीश अल्वारेज के मतानुसार महासभा एक अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आपने आज महासभा के आयोग और समूह के बारे में जानकारी हासिल की और शांति के लिए एकता प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिस शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने महासभा को शक्तिशाली बनाया, निर्णय लेने लायक बनाया और जो समस्याएं थी उन समस्याओं से निजात पाने के लिए भी इसके पास एक रास्ता आ गया। और वो रास्ता क्या था, शांति के लिए एकता प्रस्ताव। क्योंकि जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य थे, जो विश्व की महान शक्तियां थी, उन्होंने वीटो पावर का बहुत ज्यादा गलत प्रयोग भी करना शुरू कर दिया था और इस प्रकार से उनकी तानाशाही को रोकने के लिए महासभा ने ये प्रस्ताव अस्तित्व में लाने का प्रयास किया, जो कि उनका प्रयास सफल रहा और विश्व में शांति स्थापित करने में भी वो सफल रहे। धन्यवाद।